नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है सौम्या। और सौम्या ने हाल ही में गुजरात जुडिशियल सर्विस जो एग्ज़ाम हुआ था उसको क्रैक किया है। नाउ शी इज़ बेसिकली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिविल जज इन गुजरात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सौम्या बेटा, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग लाइफ। सौम्या, उस मोमेंट से स्टार्ट करते हैं जब आपको फाइनली पता लगा कि गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और यू डिड इट, आपने कर दिखाया। तो उस टाइम क्या रिएक्शन था आपका? सर मैं बिल्कुल ब्लैंक फील कर रही थी उस समय। आई वॉज इन द कोर्ट ओनली बिकॉज मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करती थी, तो मैं वहीं पे थी। ओके। तो जब रिजल्ट आया आई लिटरली वेरी ब्लैंक। तो कुछ फील नहीं हो रहा था। पर पहले मुझे ऐसा लगा आई कुड नॉट फाइंड माई नेम, बट जब दोबारा सर्च किया तो मुझे अपना नाम मिला, तो बहुत तसल्ली हुई कि नाम हो गया है। ओके। लेकिन मतलब पानी पी रही थी, बट ऐसा लग रहा था सांस नहीं आ रही है, तो इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग एट दैट पॉइंट। ओके। सो हु इज द फर्स्ट पर्सन जिसको आपने बताया कि हाँ मैं फाइनली जज बन गई हूँ? इट वॉज माई फादर कि मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि हो गया है। बस मैंने इतनी सी बात बोली और मैंने बहुत धीरे से बोली। और पापा का ये था कि इतनी धीरे से क्यों बता रही है, तेज से बता कि हो गया है। तो हाँ। हाँ हो गया है। ओके। तो फिर फादर साहब का क्या रिएक्शन आया उस चीज के ऊपर? He was very happy. Just always, as always, he was giving me his blessing. ओके। So because he is the only one जिनकी वजह से मैंने ये सपना देखा है एंड ये सब मैंने किया है। ओके। तो इसीलिए सबसे पहला कॉल और सब मेहनत पे भी मेरे को ऐसा लगता है कि उनका हक सबसे पहले है, मुझसे भी पहले उनका है। ओके। तो इसी इसी चीज से स्टार्ट करते हैं। मतलब लॉ में आना और फिर जुडिशरी करना, मतलब कहाँ से प्लान बना, कैसे इरादा बना आपका? वे बैक मतलब मैं काफी यंग थी, तो शुरू से ही मेरे अंदर ये सपना मेरे फादर के थ्रू आया था कि मुझे हम्म। पहुंची जुडिशियल ऑफिसर। बट उनको ये जरूर था कि मुझे अपनी बेटी को जुडिशियल ऑफिसर जरूर बनाना है। ओके। तो मैंने वहीं पे ही उनसे ही सीखा। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने काफी बचपन में पढ़ लिया था। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करते हुए तो लॉ अपना 8 9 10 क्लास में फिक्स हो गया था कि लॉ ही करना है। हम्म। एंड लॉ के फर्स्ट सेकेंड ईयर में ये डिसाइड हो गया था कि जुडिशरी ही करना है। जो मैंने इंटर्नशिप फर्म्स में भी की, कोर्ट में भी की। हम्म। इनफैक्ट मैं उसके बाद भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए कोर्ट हमेशा गई हूँ, प्रैक्टिस भी किया है मैंने। हम्म। बट फर्स्ट एम सिर्फ जुडिशरी ही था। ओके। ओके। बट ओके। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो बस इसी वजह से साइड बाय साइड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। एंड ओके। सो इससे पहले भी आपने गुजरात का जो एग्जाम है अटेम्प्ट किया था? यस सर, दिस वाज माय सेकंड इंटरव्यू फॉर द गुजरात जुडिशरी। ओके। लास्ट टाइम भी आप इंटरव्यू तक पहुंच गए थे? यस सर, यस। जो आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन है, ये बेसिकली फर्स्ट या सेकंड ईयर में अपनी फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट की? नहीं सर, मैंने फाइनल ईयर से स्टार्ट किया था। आई हैड अ 5 ईयर लॉ कोर्स, बट हम्म। मैंने फाइनल ईयर से स्टार्ट कर दिया था। हम्म। बट काफी वक्त लग गया करने में। और इस वाली प्रिपरेशन में आपका बहुत रोल है, ओके। रिवीजन में स्पेशली विद द मॉक। थैंक यू आई सो स्टिल मच। रिमेम्बर मैंने हरियाणा और राजस्थान का भी अटेम्प्ट दिया था। आपने हम्म। रात को बहुत लेट लेट तक मॉक कराए थे विद 1000 क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। एक तो शायद सुबह भी चला था, आई रिमेम्बर आई वाज ट्रैवलिंग आल्सो एंड देन आल्सो आई डिड दोस क्वेश्चंस। सुबह 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 6 बजे करवा रहे थे। एग्जैक्टली। तो स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी, जिसको काफी बार जो पढ़ चुका, तो और बैराक्टर कभी तो पढ़ने में ऐसा लगता है कि बहुत बार किया है और क्वेश्चन भी कई बार करने का हम्म। मन नहीं करता था। तो के थ्रू मेरी ऑनलाइन रिविजन बहुत हुई है। और हम्म। मैं उन्हें हमेशा करती रहती थी एंड माई पेरेंट्स ऑफ यूज हुआ कि क्या चलता रहता है। बट मैं उस दिन ना मॉक कर रही थी, मेरे को मॉक करना, मेरा मॉक करना। एंड मैंने कभी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। मैंने सिर्फ क्लासेस और कंटेंट से ही पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है रिविजन के लिए। हम्म। तो इट वाज वेरी फ्रूटफुल सर। थैंक यू सो मच फॉर ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ओके। सो इनिशियली फिर सौम्या, मतलब मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन की आपने या सिर्फ प्री फोकस्ड रहे आप इनिशियल डेज में? नहीं सर, हमेशा बैलेंस अप्रोच ने ही कोशिश की थी। बिकॉज जब भी देखा जाता है तो प्री और मेंस के बीच में ज्यादा वक्त नहीं मिलता। हम्म। तो नोट पहले प्रिपेयर करने पड़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शुरू से रखनी पड़ती है। उस समय तो सिर्फ नोट रिवाइज हो जाए बस उतना ही वक्त बचता है। तो सारी मेहनत है वो प्री से पहले की ही है। ओके। उसके बाद तो सिर्फ रिविजन है और मेमोराइजेशन है। एग्जैक्टली। So, when did you start for preparing this exam? In which year you have started for this particular exam?
सर दिस पर्टिकुलर एग्जाम आई स्टार्टेड इन 2018, तो मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, तो दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड माय सेकंड इंटरव्यू। ओके ओके ओके। कोविड सो में एक साल का काफी gap लंबी जर्नी हो गई थी, कोविड भी आ गया था, लॉकडाउन भी हो गया था। सो उस टाइम पे मतलब ऐसा फेज जरूर आया होगा कि डिमोटिवेशन भी आई होगी, फ्रस्ट्रेशन भी आई होगी, यार फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में इंटरव्यू रह गया, अब क्या करें कैसे करें। तो उस सिचुएशन को कैसे कॉप अप किया एज ए जुडिशरी एस्पिरेंट? सर उस सिचुएशन में पहली चीज कि मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी फ्रेंड्स ने बहुत मेरा साथ दिया था टू नॉट, सो दैट आई डू नॉट गिव अप। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और नहीं भी है तो हमें खुद को मोटिवेटेड रखना चाहिए कि अगर हमने एक सपना देखा है तो वो आज नहीं तो कल पूरा जरूर होगा। एग्जैक्टली। तो इस वजह से मुझे था कि मैं कर सकती हूँ, चाहे आज नहीं होगा, मे बी किसी टाइम मैसेज आया था मेरे पास, मुझे आज भी याद है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यू विल मेक इट बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो वो एक अननोन पर्सन का मैसेज था, ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि ही वाज अ वेरी एक्वेंटेंस या फ्रेंड था, बट उसने ऐसा मुझे बोला। तो एग्जैक्टली। मतलब वो पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि दिस इज सो मच एप्लीकेबल एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, करते रहेंगे तो जरूर। ओके गुड। सो थ्रू आउट योर जर्नी आप कंसिस्टेंट रहे हैं, आपने अपने आप को मोटिवेट किया है कि हाँ करना है तो करना है बेसिकली। सो पर सो कोशिश की है, नहीं तो ऐसा इट विल नॉट बी ह्यूमन टू से कि मेरे को बुरा नहीं लगा, जब जब नहीं हुआ बुरा भी बहुत लगा है, और ये भी सोचा है कि अब नहीं दूंगी पेपर, बस बहुत हो गया, अब नहीं करना है मुझे। बट ये है कि वो फीलिंग 2 महीने 10 दिन 15 दिन तक रहती है, फिर लगता है नहीं करना तो है, ऐसे कैसे गिव अप कर देंगे, करेंगे तो जरूर। ओके, दोबारा से फिर फाइट करनी है। यस सर। एंड दिस इज द रीजन कि आज आप एज ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एज ए सिविल जज गुजरात में आप सिलेक्ट हो गए हैं फाइनली। सो सौम्या, मेंस ओरिएंटेड कैसे आपने, मतलब मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? यू हैव प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मेंस आंसर राइटिंग, कैसे आपने मेंस के लिए प्रिपेयर किया अपने आप को? यस सर। जो प्रीवियस या पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके क्वेश्चन फाइंड आउट करना कि क्या क्या ब्रॉड टॉपिक्स बनते हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं तो हमें खुद भी पता चलता है कि किससे क्वेश्चन बन सकता है, और सर पेपर का पैटर्न एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर जो भी आप पेज को टारगेट करते हो उस पेज का पैटर्न कि पिछले 5-10 साल में कैसे पेपर्स आ रहे हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर आप उस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो काफी इजी रहेगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जैसे लोकल एक्ट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए मैं बोलूँगी कि टारगेट बना करके, बहुत बहुत छोटे एक्ट होते हैं तो 2 दिन में पूरा हो सकता है, बट हमारा 20 एक्ट है, 14 एक्ट है, कैसे पूरा होगा। एग्जैक्टली। तो वो शॉर्ट शॉर्ट टारगेट बना करके, वीकली टारगेट बना करके आप कंप्लीट कर सकते हो। मैं यूजली यही फॉलो करती थी, क्योंकि अगर अदरवाइज आप देखोगे लंबा है तो हमें ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा। अगर आप वीकली टारगेट बनाओ, मंथली टारगेट बनाओ, इस मंथ में या इस वीक में ये पूरा करना है, तो वो ना तो आपके ऊपर एक बर्डन बनता है और सारा सिलेबस भी कवर हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो जैसे गुजरात में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस बहुत लेंदी है गुजरात का, छोटे छोटे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं, तो उनको लेके क्या अप्रोच रही? सिर्फ बेयर एक्ट फोकस्ड प्रिपरेशन की आपने या कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रेफर की, पर्टिकुलर जो छोटे छोटे एक्ट्स आते हैं गुजरात में? सर छोटे एक्ट के लिए मैंने बेसिकली तो बेयर एक्ट को ही फॉलो किया है, लेकिन फॉर सम एक्ट जहाँ पे लगा कि वहाँ इन डिटेल जरूरत है तो वहाँ पे नोट बनाने के लिए मैंने टेक्स्ट बुक को भी रेफर किया था। ओके बाकी अदरवाइज बेयर एक्ट इज सफाइस, क्योंकि चीजें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो उसके लिए तो बेयर एक्ट इज द की। ओके ओके ओके। व्हाट अबाउट essay राइटिंग एंड लैंग्वेज पेपर्स इन गुजरात? हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट? एक्चुअली थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे ध्यान दिया है हमेशा से, रीडिंग हैबिट हमेशा से डेवलप की है, रीडिंग की हैबिट हो तो काफी अच्छा हो जाता है, आपके पास हमेशा वोकैबुलरी हैंडी रहती है, एकदम से आपको नहीं लगता। बट हाँ, जो करंट शूट चल रहे हैं, जब भी अटेम्प्ट होता था तो साइड बाय साइड आई यूज टू प्रिपेयर, कि जो पहले से है, जो पता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा आते हैं, फॉर एग्जाम्पल समथिंग रिलेटेड टू वुमेन, समथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो रहते ही हैं ऐसे टॉपिक पे। अदरवाइज जो करंट में चल रहे होते थे वो मैं साथ साथ प्रिपेयर कर लेती थी नोट्स के वे में, पॉइंटर्स के वे में, कि पेपर से पहले बस वो पॉइंटर्स रिवाइज कर लिए। एग्जैक्टली। सो सौम्या, जैसे गुजरात में गुजराती लैंग्वेज भी है, जैसे काफी सारे बच्चे आउटसाइड गुजरात के जो गुजरात में अपीयर होते हैं, तो आप गुजरात से ही बेसिकली बिलोंग करते हैं या यू आर ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड?
नो सर, आई एम फ्रॉम हरियाणा, माय रूट्स आर फ्रॉम हरियाणा ओनली, ओके, एंड आई डू नॉट belong to Gujarat. सो But बेसिक, now I belong to Gujarat. यस, Now Gujarat is my state. यस, But my roots are from Gujarat. यस। सो सौम्या, गुजराती लैंग्वेज के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया? काफी बार बच्चे सोचते हैं सर गुजराती कहाँ से करें। सर बेसिकली रीडिंग राइटिंग, तो मतलब रीडिंग के लिए तो आप न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो, एंड मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत इजी है और ये भी नहीं कहूँगी बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप रीडिंग करने की हैबिट डालोगे तो आपके लिए रीडिंग और समझना काफी आसान हो जाएगा विद विद स्पैन ऑफ 2 और 3 मंथ। ओके, मतलब इतना आप मैनेज कर सकते हो, एंड उसके बाद धीरे धीरे जब आप रीडिंग स्टार्ट कर देते हो तो आप साथ साथ राइटिंग कर सकते हो। मैंने क्लासेस भी ली थी स्पेशली फॉर द लैंग्वेज, तो कुछ महीने के लिए मैं गुजरात में जाके रही भी थी, तो मैंने पर्टिकुलरली लैंग्वेज के लिए क्लास भी लिया लाइक माई प्रिपरेशन। ओके। सो सौम्या, जैसे अभी आपने बताया कि यू आर बेसिकली फ्रॉम हरियाणा, बट अब आप गुजरात के हो गए हैं, तो फिर गुजरात जुडिशरी टारगेट मतलब क्या सोच के किया? क्योंकि हरियाणा भी था हमारा, दिल्ली भी है, फिर मतलब गुजरात ही क्यों? सर ऐसा कुछ कभी भी एम नहीं था गुजरात या फिर किसी और स्टेट से रिलेटेड। हमेशा से एक इच्छा थी सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर बनने की। 2018 में एग्जाम जो मैं स्टार्ट किए थे तो कोई और पेपर था नहीं मेरे सामने, तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम, एंड मुझे बोला गया कि कर लोगे, मतलब ठीक है थोड़ी डिफिकल्टी होगी ड्यू टू द लैंग्वेज बट इट इज डूएबल, आप कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई और एग्जाम नहीं था तो मैंने भी सोचा चलो एक बारी तो देके देखना चाहती हूँ, तो आई स्टार्टेड विद दैट, एंड द रिजल्ट इज दिस। मतलब डेस्टिनी बोल सकते हो। एंड उसके बाद ऐसा नहीं है आई डिड नॉट ट्राई फॉर अदर स्टेट, आई वाज गिविंग एग्जाम्स बट मे बी द डेस्टिनी हैड टू टेक मी देयर, सो आई रीच्ड। Exactly. Now finally in Gujarat. Okay, good. सो सौम्या, व्हाट अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू में मतलब कैसा, क्या कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू? सर इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हो और आप वहां पे जाकर के कुछ फेक नहीं करने वाले हो तो जब भी उससे ज्यादा तैयारी आपको चाहिए नहीं। आपको अपने हर एस्पेक्ट के बारे में पता है, अपनी पर्सनैलिटी को आप जानते हो। ऑफ कोर्स आपको लॉ प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो आपके बेसिक टॉपिक्स है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बट अदरवाइज इफ यू नो योर सेल्फ इंटरव्यू विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। सब लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस इज द की फॉर इंटरव्यू, और अगर आप सच बोलोगे तो वो कॉन्फिडेंस अलग चमकता है पढ़ाई का। एग्जैक्टली। जितना हो सके रॉ रहिए वहां पे, और जितना हो सके जितना आप सच बोलोगे उतना आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और क्वेश्चन आपसे ही रिलेटेड होंगे या तो आपने पढ़ा है उससे ही रिलेटेड होंगे, कहीं और क्वेश्चन नहीं आने वाले कभी। एग्जैक्टली। सो आपसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में, इफ यू कैन रिकॉल द सेम? The first question was related to my city. He asked me that this is Gurugram or Gurgaon. Okay. So I told them that this is Gurugram. This has been renamed as Gurugram in 2016. So this was the first question asked. फिर कुछ family background से related मुझसे question related to my family. उसके बाद it was all about law. तो लॉ के, और लॉ भी सर काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए, तो आई वुड से कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करने का और जो कोर्स जाने का फायदा था वो मुझे वहां पे हुआ। वो लोग जितना मैं अप्रोच समझ रही थी, दे वर एक्सपेक्टिंग कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वहां पे आके निभाने वाले हैं उसके बारे में हमें पता क्या है। ओके। तो द क्वेश्चंस वर ऑल रिलेटेड टू दैट। सपोजिंगली यू आर अ जुडिशियल ऑफिसर, व्हाट विल यू डू इफ यू रिसीव अ क्लेम, मतलब ऐसे ऐसे करके सवाल थे कि जिनके अंदर आपको आपका प्रैक्टिकल माइंड और एक्सपोजर लगाना पड़ेगा वहां। ओके, 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 गुड। सो मैं नंबर ऑफ टाइम्स काफी सारे स्टूडेंट्स को जब हम टीच करते हैं तो बच्चों के मन में एक डाउट आता है केस लॉज को लेके। सो केस लॉज के लिए क्या आपने कोई अलग से एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की कि हाँ मुझे केस लॉ सारे के सारे करने, सारे के सारे मेरे टिप्स पे होने चाहिए? और मेंस आंसर राइटिंग जब आप करते हैं मेंस एग्जाम में, तो कितना रोल प्ले करते हैं केस लॉज? सर मैं आपको सही बताऊंगी तो मुझे पेपर ज्यादा याद नहीं होते थे, मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी केस लॉ के साथ में। तो मैं सबको यही बोलती थी मैं सब कुछ लिख सकती हूँ, मैं केस लॉ, लेकिन मुझे क्वेश्चन में अगर याद आए तो मैं 4 में लिख पाऊंगी, मैं 10 में नहीं लिख पाऊंगी। ओके। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि उन केस लॉ को याद करने के चक्कर में अगर मैं रीडिंग भूल गई
तो उसका भी कोई फायदा मुझे होगा नहीं। तो बिल्कुल। इसीलिए मैंने कभी ऐसा फोर्स नहीं किया अपने ऊपर कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो 10 के अंदर मुझे केस लॉ लिखना ही है। जो लैंडमार्क जजमेंट है ऑफकोर्स वो आपको लिखना होनी चाहिए, या एटलीस्ट जो उसके अंदर हेल्ड किया गया है वो आपको पता होना चाहिए, तो आपको कोट कर पाओ, चाहे आप नाम ना भी मेंशन करो उसका। तो जो लैंडमार्क चीजें हैं वो आप जरूर लिखो, लेकिन अगर कहीं कहीं आप मिस कर देते हो केस लॉस तो इतनी मतलब उसका मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा इफेक्ट करता है। आप ज्यादा लिखते हो सकता है 1 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा केस लॉ ना लिखने का। एग्जैक्टली। इफ यू आर राइटिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो हम कह सकते हैं कि अब स्टूडेंट्स बॉदर ना करें केस लॉज के रिगार्डिंग, अपने कंसेप्ट अच्छे करें सो डेट कि आप वहाँ पे मैनेज कर सको उन चीज़ों को। यस सर। ओके सौम्या, व्हाट अबाउट टाइम आवर्स, मतलब कितना टाइम देना चाहिए पढ़ाई को? तो हमें यस यस प्लीज। आई वुड थिंक कि कुछ लैंडमार्क जजमेंट तो हमें प्री की तैयारी करते वक्त या फिर ओवरऑल सारी तैयारी करते वक्त हमें याद हो ही जाते हैं, वो तो बाय एग्जैक्टली। हार्ट वी डू नॉट। यस। तो जहाँ जहाँ आप जो लिख सकते हो वहाँ वो तो आप कोट कर ही सकते हो। तो एक्चुअली नहीं याद हो रहा है तो उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप और जो चीज आप अच्छे से याद कर पाओ आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करिए। एग्जैक्टली। सौम्या, जैसा कि अब आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन चुके हैं तो काफी सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि मतलब सौम्या ने कितने घंटे पढ़ाई की थी दिन में कि वो आज मतलब जुडिशियल ऑफिसर बन गई है। सर टाइम का तो कुछ फिक्स रूल नहीं है मेरे हिसाब से, इतना पढ़ो बस ध्यान से पढ़ो सो दैट आपको याद रहे। बहुत बार ऐसा भी हुआ है दिन में 3 घंटे पढ़ाई की होगी और बहुत बार मैंने दिन में 8 घंटे भी पढ़ाई की होगी। तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहना इम्पोर्टेंट है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप 10-10 घंटे किताबों को सामने लेके बैठे हो, अगर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है तो उसका कुछ यूज नहीं होगा। रादर देन कि आप 2 घंटे पढ़ो और वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो रहा है। बिकॉज बहुत ऐसे हम नहीं पढ़ पाते ड्यू टू एनी फैमिली थिंग, और आपका कुछ पर्सनल है या आपका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो आप उतना भी नहीं पढ़ सकते हो उस दिन। तो आप उस दिन मॉक कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई यूट्यूब वीडियो से रिवाइज कर सकते हो। आजकल तो सर बहुत कंटेंट है एग्जैक्टली। प्रिपेयर ऑनलाइन ऑल्सो। अगर आपका किताब से पढ़ने का मन नहीं है तो आप अच्छे पढ़ सकते हो। तो मतलब अगर जिस दिन पूरी पढ़ाई नहीं करनी लेकिन थोड़ी पढ़ाई जरूर करो। एक कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक नहीं आना चाहिए, फिर वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है, बच्चे मतलब पढ़ नहीं पाते हैं कि एक दिन पढ़ा, एक हफ्ता पढ़ लिया, फिर गैप आ गया 10 दिन का। मतलब उस चीज को कैसे मेंटेन किया आपने, कैसे मेंटेन किया कंसिस्टेंसी को? सर जैसे बहुत बार मैंने बहुत लोगों को देखा है वो एक दिन में इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि फिर उनका 2 दिन तक पढ़ने का मन नहीं करता। इसीलिए मैं वो वीकली टारगेट बनाती थी कि मैं, और वीक के अंदर भी मैंने हर दिन का फिक्स किया होता था कि मेरे को इतना ही पढ़ना है हर दिन, मेरे को उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, मेरे को उससे कम नहीं पढ़ना। कम पढ़ूंगी तो ये होगा कल बर्डन बढ़ेगा, और ज्यादा पढ़ूंगी तो फिर खुद के ऊपर लोड बढ़ता है। तो इस वजह से आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, सबको पता होता है कि हम कितना पढ़ सकते हैं, हम इतना अपने आप को मतलब सेल्फ एनालाइज करके निकाल सकते हैं कि 5 आवर्स इनफ है कि 8 आवर्स इनफ है। तो जितना आप पढ़ सकते हो उस हिसाब से अपने हिसाब से स्टैंडर्ड क्रिएट करो। ऐसा नहीं कि कोई और 10 घंटे पढ़ रहा है तो भी 10 घंटे ही पढ़ना है। तो आप एग्जैक्टली। इतना करो कि जितना आप टारगेट एक दिन में फिनिश भी कर पाओ, और ताकि वो एक एक दिन का करते करते आपका डेली का हो। ऐसा नहीं हो 3 दिन पढ़ाई करी फिर 10 दिन तक पढ़ाई नहीं करी, ये सोच रही अब तो हम सब। बिल्कुल बिल्कुल। सो प्रिपरेशन के लिए एक टारगेट ओरिएंटेड हम लेके चलें कि इतना इतना टारगेट है, उसको अचीव करते चले, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी। ओके सौम्या, एक और क्वेश्चन काफी बच्चों के दिमाग में चलता है प्रिपरेशन के दौरान कि सर अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करें या लेट नाइट तक पढ़ाई करें। ये काफी बड़े बच्चे बहुत बार पूछते रहते हैं मुझसे, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा क्योंकि आपने अभी हाल ही में एग्जाम क्रैक किया है, तो आप मॉर्निंग पर्सन थे या लेट नाइट पर्सन थे? मैं तो खैर लेट नाइट पर्सन हूँ, तो मैं तो रात को ही 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक पढ़ने में बिलीव रखते। बाकी सबका अपना स्पीड है, सबकी अपना पेस ऑफ माइंड है, जहाँ पे जिसको जिस समय सूट करे वो वैसे पढ़ सकता है। एग्जैक्टली। बहुत बार बहुत लोग सुबह सुबह उठ के अच्छा याद कर पाते हैं, मैं रात को पढ़ पाती थी, मैं कॉलेज टाइम पे ही रात को पढ़ती थी तो मुझे वैसे भी याद है। ओके, सो ये मिथ भी अब यहाँ पे खत्म हो चुका है कि आप रात को पढ़ रहे हो तब भी आप जुडिशरी क्लियर कर सकते हो, मॉर्निंग में पढ़ रहे हो तब भी कर सकते हो, आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। सो ओके, दिस इज गुड। सो सौम्या, एट द एंड ऑफ दिस सेशन अगर कोई भी आप कुछ भी इंस्पिरेशन, कुछ भी मोटिवेशनल लाइंस या कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं
दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो अपने पार्ट पे, अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग, जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं उनके लिए प्लीज। सर आई विल जस्ट वांट टू से कि जस्ट प्लीज डोंट गिव अप। बहुत सिचुएशंस ऐसी आएंगी, बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, बहुत लोग नेगेटिविटी या डिमोटिवेशन भी क्रिएट करेंगे आपके लिए, बट द डे यू अचीव दिस, वो सब कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता है और बहुत कुछ बदल जाएगा, और जैसा आपने सोचा है उससे 10 गुना काम करते हैं। तो इस वजह से कभी भी गिव अप मत करो। बहुत बार सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके ऊपर, बट गिव अप करने से पहले 4 बार सोचो कि आपने शुरुआत क्यों की। तो गिव अप नहीं करना है, चाहे 2 साल लगे चाहे 4 साल लगे, आप अचीव जरूर करोगे इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड इफ यू आर सिंसियर टूवर्ड्स योर एफर्ट। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और मेरे हिसाब से अगर एवरेज स्टूडेंट कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, तो ये विश्वास रखिए। एग्जैक्टली। सो दिस इज ऑल अबाउट बाय सौम्या। सौम्या ने काफ़ी चीज़ें आपको बताई कि गिव अप नहीं करना है, संघर्ष अपना जारी रखना है। और जैसे मैं कहता रहता हूँ अपने मॉक्स में भी कि मैं तुरंत नहीं लेकिन निश्चित तौर पर जीतूंगा। आप लोग लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। और जैसे सौम्या ने अभी अपनी जो एक मंजिल थी, जो अपना एक सपना देखा था जज बनने का, वो साकार कर लिया है, तो आप लोग भी उसको कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सौम्या अपना टाइम देने के लिए, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।